दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। बॉस, कैसे हो? 30 डेज़ ऑलमोस्ट होने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो 40 डेज़ हैं, बट मैं यार 30 डेज़ का आपको एक रिवीजन प्लान अपनी तरफ से देने आया हूँ। अभी क्या है, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं चल रही है, डामाडोल हो चुका है, बैंड बजी पड़ी है। फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि बेटा एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन उस बंदे से पूछो जिसके मन में इतनी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कन्फ्यूज़न इतनी सारी हो गई है। उन्हीं कन्फ्यूज़न को एक एक करके मैं धीरे धीरे चीज़ों को काउंटर करूँगा। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इतना सारा सिलेबस कैसे करें, किस तरह से करें। और जिनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, एटलीस्ट वो वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि मेरे हिसाब से चलो, हैव सम आइडिया फ्रॉम माई वीडियो। बाकी सब ज्ञान बांट ही रहे हैं, थोड़ा हम भी बांट रहे हैं। जिनका भी आपको समझ आता है उनसे चीज़ों को एडिट करो, अपने शेड्यूल में डालो और आगे बढ़ो। मैं ये भी नहीं कहता कि कंप्लीटली फॉलो करो। जैसे भी आपको समझ आता है कि आप अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उन चीज़ों को फॉलो करो, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उनको चीज़ों को अवॉइड कर दो, बिल्कुल हटा दो। तो झंझोर प्लान लास्ट 30 डेज फॉर रिवीजन प्लान फॉर इंग्लिश और हिंदी मीडियम कैसे हो, आई स्पेशली फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखो, कुछ जुगाड़ हमने भी लिखे हैं। ये भी बोल सकते हो कि यार काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं नोट्स बनाने में, माइंड मैप बोलो, नोट्स बोलो, शॉर्ट रिवीजन नोट्स बोलो। तो ये कुछ बुक्स हैं, आप इनको अपने हिसाब से देख लेना। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिव्यू पढ़ो, मज़ा आए तो लो, क्रिटिकल रिव्यू पढ़ो, वैसे भी रिव्यू पढ़ो, खुद का एनालिसिस करो, मंगवा के देखो, नहीं समझ आता तो छोड़ दो। तो ये कुछ अपने हिसाब से देख लेना। बाकी इकनॉमी का माइंड मैप मेरा ऑन प्रिंटिंग में है, ये भी जल्द से जल्द 25 तारीख के बाद से अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। लोग तो बोलते हैं किताबें, लक्ष्मीकांत, प्रीलिम्स, वो एक अलग बात है। किसी कंपटीशन को भी इवन फेस करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर मैं बात करूँ तो। एक, अपने ऊपर विश्वास, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, भटकाव। भटकाव से भी बचना है। देखिए, अपने पर विश्वास तो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको अपने पर विश्वास है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब चीज़ें भटकाव में चली जाती हैं तो ये एंगल ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विश्वास तो बहुत ज़्यादा है लेकिन भटकाव बहुत ज़्यादा, मतलब कि भटकाव में आप भटक गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? रिजल्ट ज़ीरो आएगा। क्यों? अगर मैं बात करूं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, डीडी बसु भी पढ़ रहे हो, सुभाष कश्यप भी पढ़ रहे हो, इधर की ये किताब भी पढ़ रहे हो, वो किताब भी पढ़ रहे हो, 5-5 किताबों से पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। कि इवन वाजीराम के नोट्स पढ़ रहे हो, विजन विजन आईएएस के नोट्स पढ़ रहे हो, आईएएस पार्लियामेंट के नोट्स पढ़ रहे हो, इनसाइट के नोट्स पढ़ रहे हो, दृष्टि के नोट्स पढ़ रहे हो, राव आईएएस के नोट्स पढ़ रहे हो, तो इन सब के भी पढ़ते हो, लेकिन क्या हुआ? एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक आप 6-6 किताबों से पढ़ रहे हो, तो वो भटकाव ही है। तो पहला, मिनिमाइज योर रिसोर्सेज। आपको स्टिक योर रिसोर्सेज को बिल्कुल मिनिमाइज करना होगा। अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लिए, वेल एंड गुड, उसी पे ही विश्वास रखो। दूसरों के नोट्स पे ज़्यादा फेथ मत करो। होता क्या है कि हम जैसे लोग दूसरों के नोट्स पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं अदर देन अपने नोट्स पे। चाहे आपने कितने भी एफर्ट्स किए उस नोट्स को बनाने में, लेकिन आपको आपके नोट्स में आपको कच्चापन नहीं दिखेगा। नहीं यार, उसके नोट्स बहुत धांसू हैं, उसको पढ़ेंगे नहीं। जो आपने किया उसी पे ही स्टिक रहिए और उसी को बैक टू बैक रिवीजन पे डालिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कोई झंडे नहीं उखाड़ोगे। टू बी ऑनेस्ट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दो तो एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ और यहाँ बैंड बच जाएगी। क्यों? रिवीजन। रिवीजन नहीं है, रिवीजन नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा? रिकॉल नहीं होगा। तो जब रिकॉल नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सिचुएशन पैनिक में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों पे अपनी थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक मिनट में थोड़ा पीपीटी को सेट कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या, फॉर एग्जांपल, अगर पॉलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी एक रेंज सेट हो सके। रेंज इन द सेंस कहने मतलब ये है कि यार अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 90% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता यार 100% सॉल्व करो, डोंट गो विद 100%। 100% के पीछे भागोगे तो ब्लंडर होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 100% सिलेबस ना कभी कवर किया जा सकता, ना कभी हो सकता है। क्या पता पॉलिटी के बाहर से कुछ और पूछ ले, करंट अफेयर के बाहर से भी कुछ और पूछ ले, कोई बाबा आदम जमाने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछ ले जिसके बारे में कुछ नहीं पता। तो 100% के पीछे कभी भी अप्रोच नहीं रखनी है, हमेशा गो विद 90%। 90% के पीछे अप्रोच रखोगे तो ही आपका कुछ भला हो सकता है। क्यों? इस साल की कट ऑफ कितनी है? ओनली 98 मार्क्स। कितने में से? 200 में से। तो जब 98 मार्क्स 200 में से जो बंदा 98 लेके आ रहा है वो भी प्रीलिम्स लिख रहा है, और जो ये 198 ला रहा है वो भी प्रीलिम्स लिख रहा है, तो आप में उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मतलब मेंस वो भी लिख रहा है, आप भी मेंस लिख रहे हो,
तो ये क्वालिफाइंग राउंड के लिए हमें इतना करना है कि ताकि हम अपने आप को क्वालिफाई कर सकें कि ठीक है हमें मेंस लिखना है। तो उस केस में क्या, उस केस में ये है कि गो विद 90% अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें छोड़नी है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेंज के साथ सेट करो। रेंज क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस किसी एस्पिरेंट्स का, मान लीजिए पॉलिटी पे बात करता हूँ कि पॉलिटी काफ़ी लोगों के स्ट्रॉन्ग होता है। मान लो पॉलिटी है 100 क्वेश्चंस, अगर आप एक रेंज लेके चलते हो टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चंस, तो आपका टारगेट होना चाहिए 85 to 90%। अगर आप क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लो तो वेल एंड गुड। ऑलमोस्ट पॉलिटी के 10+ क्वेश्चंस आते हैं ऑन एवरेज, मोटा मोटा। बुरा वक्त आया तो 9 भी हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन के आसपास एक रेंज रहती है। तो 10+ अगर कर दो, 90% रेंज लो तो 9 क्वेश्चन आपके 10 में से 9 क्वेश्चन आपके यहीं सॉल्व हो सकते हैं। पॉलिटी की रेंज की बात करो। इसी की जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक रेंज बनाओ। मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे कि अगर मान लो अगर जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास एक रेंज सेट करो कि यार ठीक है 100 में से 80 क्वेश्चन मोटे मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सही हो तो वेल एंड गुड। आर्ट एंड कल्चर पे बारी आती है। भाई मैं आपको रेंज सिखा रहा हूँ, रेंज कैसे। आर्ट एंड कल्चर कोई नहीं भरोसा, कहाँ से क्या यूपीएससी पूछ ले, कौन सी क्या औकात के बारे में पूछ ले, पता नहीं। ऑन एवरेज 30 to 50% की रेंज सेट कर सकते हो कि ठीक है अगर इजी आया मेरा, मीडियम आया तो मैं कर सकता हूँ, टफ आया छोड़ दो। क्यों? इजी आया तो वो कंपटीशन में बच्चे वो भी सॉल्व करेंगे जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जा रहे हैं, तो इजी के साथ आप भी उसमें शामिल हो गए, मीडियम के साथ आप भी उसमें शामिल होने की कोशिश करो। टफ आ रहा है तो सबके साथ टफ होगा, फिर उन चीज़ों को छोड़ो। तो कहने मतलब ये कि आपको अपनी एक रेंज सेट करनी पड़ेगी। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक स्लैब बनाओ। स्लैब में क्या होना चाहिए? स्लैब में ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे 2 चीज़ें खींचनी है कि भाई एक आपको स्टैटिक पार्ट में आपकी कौन से जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले लिखो और अपनी एक रेंज सेट करो। रेंज सेट कर लोगे कहानी खत्म हो जाएगी। फिर एक सेट बनाओ करंट अफेयर का। करंट अफेयर में कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंट, साइंस टेक, इकनॉमी, पॉलिटी, सोशल इशू। इसमें से कोई भी बेस्ट आपके जो भी आपके करंट अफेयर हो उसको उठा के आप अपने एक तरह से रेंज सेट कर लो, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आए। यानी कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है ना, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट की गेम है ये, और कुछ नहीं है। अब ये मत सोचो इस बुक से पढ़ना, नहीं। लिमिटेड योर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड ही होने चाहिए। लिमिटेड इन द सेंस लास्ट 30 डेज में अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज करके जा रहे हो तो समझना कि आपको रिकॉल कर सकते हो। रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करना, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप बिल्कुल भूल जाते हो। यार सपोज फैक्ट्स भूलता ही ये आदमी, अब क्या करे, कहाँ तक घुसा के रखेगा दिमाग में। उनके लिए स्पेशल एक फर्रे टाइप के नोट्स बनाओ। होता नहीं, डायरी टाइप की छोटी सी डायरी होती है, आपने देखा होगा परचून की दुकान पे जाते हो तो फर्रे बना के रखते हैं वो, उसी टाइप से कुछ छोटे छोटे आप वो फैक्ट्स लिखो जो आप बार बार भूलते जा रहे हो, उन्हीं को रात में बैठ के रिवाइज करो। ये तो मैं जैसे आपको अभी समझा रहा हूँ, आगे का प्लान एक अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कहने मतलब ये है कि 98 मार्क्स इस बार की कट ऑफ है। यानी हमें पता चल गया कि भाई अगर आप 49 क्वेश्चन सही कर रहे हैं 100 में से, तो विदाउट डूइंग ए नेगेटिव मार्किंग तो आप शॉर्ट इन है। आपका यहाँ पे टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि भाई मेरे एटलीस्ट 60 क्वेश्चन शुड भी करेक्ट होने चाहिए। बट 60 क्वेश्चन बोलना सच भारी वर्ड है, ध्यान रखिएगा। 60 क्वेश्चन सॉल्व करते करते जान निकल जाती है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट पैटर्न में पेपर अब लेंथी आ रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं, इवन क्लोज कॉल होते हैं ऑप्शनल में, ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। अब पहले ये था क्लोज कॉल नहीं होती थी, अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, 2 में से आंसर मिल जाता था। लेकिन अब 3 में से कम 2 स्टेटमेंट का एलिमिनेट करो जब जाके आंसर मिलता है। तो पहली बात, टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, पेपर लेंथी होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, क्लोज कॉल रहेगी, तो इस चीज़ की तिगड़ी से निकाल के आपको 60% की रेंज में जाना है। एक तो ये बात, अपने हिसाब से आपने क्या करना है, अपने हिसाब से अभी से ही थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिस करने की कोशिश, एक आदत डालो। इसमें आदत ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन को छोड़ा कैसे जाए। देखो बच्चे क्या करते हैं, फेल इसलिए नहीं होते कि ये मत सोचिएगा कि बच्चे करके नहीं आते। ऑलमोस्ट 60 to 65 क्वेश्चन बच्चे करके आते हैं, लेकिन क्या होता है उनके 30 यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अब समझे मेरी बात को, जब 30 गलत हो गए तो 6.66 यानी कि कुछ 19 मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो गए। 120 में से कुछ आपके 19 मार्क्स उड़ा दो तो आप ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ। तो उस केस के अंदर यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे पकड़ बनानी होगी। ऑलमोस्ट अगर रेंज देखें तो 50 to 60% क्वेश्चन बच्चों के सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग वजह से जो बच्चे जो हैं बाहर हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है लास्ट के 1 महीने में, पहले बात तो कोई बुक नहीं उठानी है, नहीं
नई बुक मत उठाओ, कोई भी मत उठाओ। जो बल्कि बुक है, जो आपको लगता है 200 पेज 250 पेज से ऊपर है, उसको तो बिल्कुल कतई ना उठाओ, बिल्कुल मत उठाना। फोकस मोर ऑन स्टैटिक पार्ट। लोग कहते हैं कि करंट अफेयर पढ़ना है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर कहता है करंट अफेयर सब कुछ आएगा। थोड़ा लॉजिक लगाओ, 2019 का पेपर ऑलमोस्ट स्टैटिक ही था, हार्डली 25 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर आए थे, तो 75% क्या भैया स्टैटिक ही तो है। स्टैटिक में कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाता है, कंसेप्चुअल आ जाता है, व्हाट्सएवर जो भी है, तो कंसेप्ट क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए। फोकस मोर ऑन द रिवीजन, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बैक टू बैक रिवीजन, एक बार 2 बार 3 बार नहीं, जितना मैक्सिमम कर सको, आपकी औकात से ऊपर जितना आप बढ़ सको, क्योंकि प्रीलिम्स है, कट ऑफ का प्रेशर तो रहता रहता है, साथ में ये रेस भी है जहाँ आपको ये जीतनी है, जब जाके आप मेंस लिख पाओगे। अगर मेंस नहीं, अगर प्रीलिम्स बाहर हो गए तो अगेन पूरा 1 साल आपका फिर बैक टू द पवेलियन, और 1 साल का फ्रस्ट्रेशन, स्पेशली बॉयज़, जॉब की ज़रूरत है, ये है वो है, दुनिया भर की टेंशन, गर्ल्स के साथ शादी का इशू, अटैम्प्ट नहीं निकल रहा तो शादी करो इसकी, तो इस तरह के इश्यूज आप जो है आने टाइम में जब फेस करेंगे, अगर लास्ट के 30 डेज में अगर आप फोकस नहीं कर पाए। फोकस मोर ऑन द हाई मार्क्स सीरीज़। हाई मार्क्स सीरीज़ क्या होती है, इसी चीज़ को मैं कंसेप्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। रेंज आपको समझा दिया, पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ टाइम टेबल भी सेट कराने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, फ्रेशर एक्सपीरियंस जिनके पास 8 to 12 आवर्स ऑन ए डेली बेसिस टाइम है, सच बताऊँ 11 से 12 घंटे से ऊपर मत पढ़िएगा, कुछ अपनी लाइफ का टाइम अपने लिए भी रखिएगा। इवन गो फॉर जॉगिंग, गो फॉर वॉक, कुछ भी करो अपनी लाइफ में। जैसे फॉर मी, मैं ऑन अ डेली बेसिस 6 to 7 PM मेरा डेली बेसिस पे रूटीन होता है रनिंग का, मैं रनिंग करता हूँ। इससे क्या होता है, मेरा दिमाग शांत रहता है, मैं भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं। तो 1 घंटा अपने लिए भी निकालो, व्हाट्सएवर, चाहे एग्ज़ाम हो क्या हो, नहीं, अपने डेली जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इवन डू योगा, इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आपका जो माइंड रहे बिल्कुल पीस रहे। ये चीज़ें साइंटिफिक भी प्रूफ है कि अगर आप ये चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका माइंड भी जो काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथनेस की तरफ से जो है चलेगा। तो देखो, जो फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो क्या, शिफ्ट 1 स्टैटिक पढ़ो। शिफ्ट 1 का मतलब ये, अगर आप सुबह उठ रहे हो तो सुबह से स्टार्ट करो, इवनिंग में उठ रहे हो तो इवनिंग से स्टार्ट करो, दोपहर में जो बच्चे उठ रहे हैं दोपहर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैटिक पढ़ो। मान लो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, अगेन शिफ्ट 2 में स्टैटिक पढ़ो, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, यहाँ कुछ अलग कोई भी अपना कॉम्बो बना सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, लाइक इकोनॉमी हो गया या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, कुछ इस तरह से चीज़ें। 2 शिफ्ट स्टैटिक लगाओ, टेक अ लॉन्ग ब्रेक, हैव चिल, अब आराम से लॉन्ग ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद करंट अफेयर लगाओ 3 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। आप करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करो, बैक टू बैक रिवाइज करो, जब तक बोरियत ना आ जाए जब तक मज़ा नहीं आएगा। फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज टिल 14 डेज पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक एग्जाम के, अगर 4 अक्टूबर को एग्जाम है तो उसके 2 हफ्ते पहले तक ही, यानी कि 20 सितंबर तक आप टेस्ट सीरीज लगाएं, बस। इसके बाद टेस्ट सीरीज मत लगाएं। फिर ये टाइम जो है आप फिर अगेन ये वाला प्लान जो है रिवीजन पे चला जाएगा, जो भी आप पूरा दिन पढ़ें या फिर जो भी पढ़ें, बैक टू बैक रिवीजन। क्वेश्चन ये, टेस्ट सीरीज हम मॉर्निंग में क्यों ना लगाएं, उठते हो फ्रेश हो रहते हो तो स्टैटिक पढ़ो ना, याद करने वाली चीज़ें पढ़ो। टेस्ट सीरीज तो शाम को भी भीड़ भाड़ चूचा ची में भी किया जा सकता है, घर के शोर में भी किया जा सकता है, टेस्ट सीरीज करो। और जिनके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा, जिनका सी सेट में हार्ड टाइट है तो वो 1 आवर बने सी सेट भी देख सकते हैं। वर्किंग और हाउस वाइफ्स जिनके पास 4 to 6 आवर के ऑन एवरेज एक टाइम होता है, शिफ्ट 1 में स्टैटिक करो, शिफ्ट 2 में करंट अफेयर करो, शिफ्ट 3 में टेस्ट सीरीज करो, और अगर टाइम मिले तो सी सेट अपने हिसाब से। इसमें टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करें, और यहाँ पे ये फ्रेशर्स वाले कम से कम 70 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस करें। 100 क्वेश्चंस नहीं, 100 क्वेश्चन करोगे बोरियत आ जाएगी, 4-4.5 घंटे खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बेटर है 70 क्वेश्चंस, दैट्स फाइन, एक एवरेज के साथ, एक स्पीड के साथ, राइट। फिर एनालिसिस देखो यहाँ पे, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे लाइक चीज़ें मतलब होती हैं। लाइक देखो, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी, एनी वन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, अगर आप ये कॉम्बो लेके चलते हो तो आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। क्यों? इवन कुछ एस्पिरेंट्स के बाद इकोनॉमी नहीं समझ आती, मत करो इकोनॉमी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपने आर्ट एंड कल्चर और एशियन हिस्ट्री भी करनी होगी। क्यों? आप एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, इवन आप 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपने 4 सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी पड़ेगी मजबूती के साथ। तो इस चीज़ को याद रखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली स्किप भी कर देते हैं तो प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन आपको रेस्ट सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा जो है पकड़ यहाँ पे जो है बनानी पड़ेगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ताकि आपको चीज़ें जो है यहाँ पे समझा सकूँ। और एक चीज़, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें समझाता हूँ कि एक तरह से एक बोलते हैं ना हाई
मार्क्स हाई फोकस सीरीज़ क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, यार स्पेक्ट्रम भी 750 पेज की अब हो गई है, शुरू के 1 से 9 चैप्टर, फिर 10 से 25 चैप्टर, और फिर 26 से 35 चैप्टर, ऑलमोस्ट प्रीलिम्स का इसमें आता है। तो आप सबसे ज़्यादा 10 से 25 वाले चैप्टर फोकस करो ना मॉडर्न हिस्ट्री में, जो 1885 से लेकर 1947 तक। फिर उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स हैं थोड़े बहुत, एजुकेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल गवर्नर्स, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे, फिर वर्सराय थे, फिर इन सबको एक लिस्ट बना के याद रखो। फिर अपेंडिक्स और स्पेक्ट्रम, अगर आप इसमें से कर लेते हो तो इसमें से 10 में से आपके 8 क्वेश्चन तो इसी में से फंस जाते हैं। इस 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा 1 to 9 250 पेज का क्यों करो? फिर बेटर है अगर आपके सिचुएशन, तो इसी को बार बार अगर आप रिवाइज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसी के जैसे अगर आप एशियन हिस्ट्री की बात करें, एशियन हिस्ट्री की, तो एशियन हिस्ट्री में क्या, कितना भी कर लो उतना कम है, क्योंकि यूपीएससी आपको औकात दिखा देगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पता भी नहीं चलता। तो बेटर क्या है? बेटर है गो विद द रेंज। रेंज क्या? लाइक इंडस वैली कर लो, बुद्धा कर लो, जैनिज्म कर लो, मौर्य कर लो, गुप्ता कर लो, चोला कर लो, विजयनगर कर लो। ये देखा गया कि 5 में से 3 क्वेश्चन इसी के आसपास रहते हैं। 5 में से 3 क्वेश्चन इसी के आसपास है, यही करो ना। फिर जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसी को करो ना कि जो पूछना नहीं चाह रहा आप उसको भी कर रहे हो। तो गो विद स्मार्टली, थोड़ा सा आपको जो स्मार्ट जो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। कल्चर में जैसे कि डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, चैप्टर 1 यूनेस्को साइट्स, 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को बैक टू बैक रिवाइज मारो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पॉलिटी में ओनली लक्ष्मीकांत, दैट्स विद द फाइन। लक्ष्मीकांत के अलावा इवन आप 11th क्लास के एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा, पर लक्ष्मीकांत कर लो होल हार्टेड, दैट्स फाइन। ज्योग्राफी में 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक और साथ में 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक, क्योंकि फॉर द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंसेप्ट वहाँ से निकल जाते हैं, ट्रॉपिकल लेवल, ये सब लेवल। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ों को करोगे, बैक टू बैक रिवाइज करोगे तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। इसके जैसे इन्वायरमेंट के लिए स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स अगर बात करें शंकर आई से कर रहे हो तो दृष्टि के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, और साथ में एनसीईआरटी बायो की लास्ट के 4 चैप्टर कर लोगे, दैट्स फाइन। इकोनॉमी के लिए फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट्स के पीछे आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा। ये रट्टा नहीं मानना, व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि गो विद एक कंसेप्ट फोकस, कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से मिल जाएंगी। करंट अफेयर, बाकी आई होप इसमें से आप कोई भी एक करंट अफेयर अगर आप डेली बेसिस पे लेके चलते हैं तो कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स आपका बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे एक रिवीजन प्लान के तौर पे जो है यहाँ पे करने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा एक ओवरऑल, बाकी आप लोगों के ऊपर है, जैसा है मैंने जो समझाया था मैंने समझा दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।